नमस्कार दोस्तों। छत्तीसगढ़ में एक बहुत ही प्रसिद्ध शहर है भिलाई। छत्तीसगढ़ का क्या, ये पूरी इंडिया का बहुत प्रसिद्ध शहर बोल सकते हैं, क्योंकि इस शहर में भारी मात्रा में स्टील प्लांट्स मौजूद हैं। ढेर सारी फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, ना जाने क्या क्या। लोग कहाँ कहाँ से यहाँ पर आते हैं और नौकरी की तलाश करते हैं, यहाँ पर आकर बस जाते हैं। इन्हीं भीड़ों में से एक ऐसी फैक्ट्री यहाँ पर मौजूद है जहाँ पर हर रात को होता है मौत का शैतानी नाच। यहाँ पर मौजूद मशीनें चीखती है, चिल्लाती है। वहाँ पर ऐसी ऐसी एक्टिविटीज होने लगती है कि कोई साधारण दिल का इंसान उसके आसपास भी पहुँच जाए ना, तो दिल का दौरा पड़ने से वहीं पर सो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। कौन सी है वो फैक्ट्री, क्या कुछ होता है वहाँ पर, और किसके साथ क्या हुआ कि आज का ये एपिसोड बन रहा है, ये सब कुछ आज आपको जी अपनी जुबानी बताएगी भाई। ये जो फैक्ट्री का भूतिया खेल है आज से 20-25 साल पहले शुरू हो गया था। ये जो फैक्ट्री था नॉर्मल सा स्टील फैक्ट्री थी, जहाँ पे बहुत सारे मजदूर काम किया करते थे। बहुत सारे लोग दूर दूर से आके, रात में भी काम चल रहा है, दिन में भी काम चल रहा है, धड़ल्ले से काम चल रहा है, ऐसा चल रहा था। लेकिन आज से ठीक 25 साल पहले उस फैक्ट्री में कुछ ऐसा होता है जो सबके दिल को दहला के रख देता है। उस फैक्ट्री में कुछ 4-5 मजदूर रात के टाइम में काम कर रहे थे। जो उनका सुपरवाइज़र था, जो उनको काम करवाने वाला इंसान था, वो उनको बार बार उनके ऊपर प्रेशर डाल डाल के रात में काम करवा रहा था। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी हमको करना है, काम कंप्लीट करना है, सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रेशर दे रहा था। और जो लड़के थे 4-5 काम करने वाले, वो रात के टाइम में बहुत थक गए थे, उनको घर जाना था, दिन से भी काम किए हुए थे, रात में भी कर रहे थे। वो बार बार बोल रहे थे कि अभी हो नहीं पा रहा है, हम छुट्टी लेते हम चले जाते हैं। लेकिन वो सुपरवाइज़र बिल्कुल भी कुछ भी नहीं सुनता है। और जो लड़के लोग थे वो अचानक से पता नहीं मशीन में क्या खराबी आती है, पता नहीं क्या होता है, वो जो मशीनें थी, मशीनों के अंदर 4-5 जो लड़के थे वो अचानक से फंसते हैं और फंस के छटपटाने लगते हैं, तड़पने लगते हैं। जो सुपरवाइज़र था वो भागते हुए आता भी है इनको देखने के लिए। वो चाहता तो शायद कुछ करके, कंट्रोल करके, फ़ोन करके किसी को बुला के बचा पाता, लेकिन वो डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। और जो 4-5 लड़के थे उन मशीनों के अंदर पिस के उनका चूरमा बन जाता है और बेचारे ख़त्म हो जाते हैं। ख़त्म तो हो गए, लेकिन ज़रूरी नहीं है ना कि वो इंसान की शरीर ख़त्म हो गई तो उनकी आत्मा भी ख़त्म हो जाएगी। उन लड़कों की आत्माएं वहाँ पर भटकनी शुरू हो गई। रोज़ रात में जिस टाइम पर इनकी मृत्यु हुई थी, उसी टाइम से लेके सुबह के 4 बजे तक रोज़ रात में अपने आप मशीनें चालू हो जाती थी। ज़ोर ज़ोर से मशीनें चलने लगती थी। जो वहाँ के वर्कर्स थे, काम करने वाले लोग थे, काम करवाने वाले लोग थे, वो अचानक से घबरा जाते थे कि ये मशीनें तो बंद थी, ये अचानक से चालू कैसे हो गई, हम तो यहाँ पर काम कर ही नहीं रहे हैं। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। और सिर्फ बढ़ नहीं रही है, वहाँ पे जो काम करने वाले वर्कर्स है, जो लोग हैं, वो अचानक से मशीनें चलते चलते ख़राब हो जाती थी और उसके अंदर आके ख़त्म हो जाते थे। मतलब मशीनें रोज़ एक एक इंसान की जान लेनी शुरू कर दी। जब इतना सब कुछ बढ़ गया, जो फैक्ट्री का मालिक था वो क्या डिसाइड करता है कि फैक्ट्री को बंद कर दिया जाएगा। यहाँ पर कुछ ना कुछ बहुत नेगेटिविटी फैल गई है, कुछ तो यहाँ पर खराबी हो गई, मनहूसियत फैल गई है। तो वो फैक्ट्री का मालिक फैक्ट्री बंद कर देता है। फैक्ट्री तो बंद कर देता है, लेकिन फैक्ट्री के बाहर एक गार्ड को रख दिया था कि गार्ड रहेगा और बाकी जो अंदर कोई घुसे ना वो सब ध्यान रखेगा। लेकिन एक गार्ड को रखते हैं, 2 गार्ड को रखते हैं, 3 गार्ड को रखते हैं। ऐसा करते करते हज़ारों, ना जाने कितने गार्ड्स को रखने की वहाँ पे कोशिश करते हैं। लेकिन जब भी वहाँ पर गार्ड रुकते थे ना, अंदर से ज़ोर ज़ोर से मशीनें चलने की आवाज़ सुनाई देती थी। और जब वो भाग के वहाँ पर चेक करने जाते थे तो मशीनें लिटरली चल रही होती थी। बंद करके आते थे, वापस चलने लगती थी, वापस बंद हो जाती थी। लेकिन ये जो गार्ड लोग थे वहाँ पर सिर्फ काम करना, चलना बंद होना नहीं था, वो बीमार होने लगते थे, उनको अजीबोगरीब हरकतें दिखाई देने लगी थी, उनको किसी की परछाई, कोई उनके
पीछे से भाग के गया, कोई उनके आगे से अचानक से जुब से परछाई से भाग के गए, ऐसी ऐसी चीज़ें उनको दिखाई देने लगी थी। तो वहाँ पे जो काम करने वाले लोग थे आसपास के, भिलाई के जो जगह पे जहाँ पे स्थित थी वो फैक्ट्री, वहाँ के गार्ड लोगों ने भी काम करना पूरी तरह से बंद कर दिए। बोल दिए कि हम यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड का काम नहीं करेंगे, हम यहाँ पर नहीं आएंगे। और आसपास के लोगों ने भड़काना भी चालू कर दिया कि नहीं नहीं, सही में वो फैक्ट्री बहुत भूतिया है, वहाँ पर कोई काम मत करो। तो बहुत सालों से, आज 25 साल से वो फैक्ट्री बंद है। लेकिन आज से ठीक 1 साल पहले एक संजय नाम का लड़का, जो कि नया नया यूट्यूबर बना था, वो क्या सोचता है, वो भिलाई का ही रहने वाला था, वो क्या सोचता है कि भूतिया का बहुत ट्रेंड है। अगर कोई भी इंसान कोई भूतिया लोकेशन पे जाता है, वहाँ का वीडियो बनाता है, तो बहुत ज़्यादा वायरल हो जाता है, व्यूज़ आ ही जाते हैं, मोनेटाइज चैनल हो ही जाएगा। नया नया चैनल बनाया है यूट्यूब में, और संजय अपने दोस्तों से बात करना चालू कर देता है। उसका एक बेस्ट फ्रेंड था नील नाम का, और एक अंकित नाम का। उन दोनों से बात करता है और बोलता है कि भाई लोग यार, यूट्यूब चैनल तो बना लिया हूँ, लेकिन मैंने इसमें भूतिया कंटेंट डाल तो रहा हूँ, स्टोरीज भी बहुत बना के डालता हूँ, थोड़े बहुत चैलेंज भी करता हूँ, लेकिन उस तरह से नहीं चल रहे हैं जिस तरह से चलना चाहिए। और थोड़े बहुत कमेंट भी आ रहे हैं कि भाई भूतिया लोकेशन पे जाके वीडियो बनाओ, कोई भूतिया जगह एक्सप्लोर करो। तो चले क्या अपन कोई भूतिया जगह? दोस्त लोग बोलते हैं पागल है क्या यार, घर वाले कोई भूतिया जगह भांगड़ वंगड़ थोड़ी जान देंगे, राजस्थान थोड़ी जान देंगे अपन को इतनी कम उम्र में। अभी उन लोग की उम्र 17-18 साल करीब थी। तो बोलता है संजय कि हम राजस्थान कहाँ जा रहे हैं, भांगड़ क्यों जाएंगे हम? तो लड़के लोग बोलते हैं फिर भूतिया जगह है तो है कहाँ? तो उनको संजय बोलता है ना भूतिया जगह, क्या तुम लोगों को अपने पास में ही, यहीं भिलाई में पास में ही जो भूतिया फैक्ट्री है उसके बारे में नहीं पता? दोस्त लोग बोलते हैं हाँ यार, सुना तो है भूतिया फैक्ट्री के बारे में, बचपन से सुनते आ रहे हैं, वो तो एकदम कबाड़ी सी पड़ गई है, वहाँ पर कोई काम भी नहीं करता है, कोई जाता भी नहीं है। संजय बोलता है अगर हम उस भूतिया फैक्ट्री को एक्सप्लोर कर दे, वहाँ का वीडियो बना दे, तो मैं तो फेमस होऊंगा ही, साथ में तुम लोग भी फेमस हो जाओगे, और तुम लोग फेमस होगे, और तुम लोग को भी अपना यूट्यूब चैनल चालू करना होगा, तो मैं तुम लोग को प्रमोट भी कर दूंगा। चलोगे क्या बताओ? अब इसके जो दोनों दोस्त थे अंकित और नील, ये दोनों खुश जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं, सोचते हैं कि हाँ यार संजय बोल तो सही रहा है, अगर हम सचमुच में वहाँ पर जाके एक्सप्लोर करते हैं तो फेमस तो होंगे। ये लोग डिसाइड करते हैं, और दूसरे दिन ये लोग अपना पूरा खाना पीना खा लिए हैं, इंतज़ार करने लगते हैं घर वाले सो जाए उसके बाद निकले। ज़्यादातर बच्चे ऐसा ही करते हैं, इंतज़ार करते हैं घर वाले सो जाए उसके बाद हम घर से बाहर धीरे से निकले और ऐसी कांडीगिरी करें। ये लोग भी ऐसा ही करते हैं। घर वाले जब सो जाते हैं, संजय के पास थी बाइक निकालता है, बाइक की चाबी लेता है, नील और अंकित को बैठाता है, और बैठा के उस भूतिया फैक्ट्री की तरफ निकल चलता है। वहाँ तरफ जाता है, आसपास में और भी फैक्ट्रियाँ दिखाई दे रही हैं, ढूंढने में बहुत तकलीफ़ हो रही है, समझ नहीं पा रहे कि सुने तो थे भूतिया फैक्ट्री के बारे में, लेकिन ये जो दिखाई दे रही है इनमें से नहीं होगी, वो कोई पुराने टाइप की फैक्ट्री होगी। क्या करें यार, ढूंढते ढूंढते एकदम परेशान हो जाते हैं, इनको समझ में नहीं आता है। ये लोग नेटवर्क में भी ढूंढते हैं तो बहुत सारी चीज़ें दिखाने लगती हैं आसपास की। ये लोग ढूंढते ढूंढते फाइनली एकदम ही पुरानी सी फैक्ट्री के पास पहुंच जाते हैं, जो सचमुच में बाहर से बहुत ही ज़्यादा पुरानी और भूतिया टाइप दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि हाँ ये 20-25 साल से पुरानी खड़ी हुई फैक्ट्री है, ऐसा समझ में आ रहा था। जो संजय था वो बोलता है भाई लोग हो ना हो ये वही फैक्ट्री है, अपन चलते हैं इसके अंदर। तो नील बोलता है कि भाई तो श्योर है, अपन अंदर जाएंगे कोई दिक्कत तो नहीं हो जाएगी? मतलब कि भूतिया तो बहुत ज़्यादा लग रही है, बाहर से ही अजीब सी क्रीपी वाइब क्रिएट हो रही है, चले अपन अंदर। तो संजय बोलता है भाई तुमको फेमस होना है कि नहीं बताओ? अंकित बोलता है हाँ यार होना तो है, हमको भी फेमस होना है। संजय बोलता है मुझे भी फेमस होना है, अगर हम इतना भी रिस्क नहीं उठा पाए लाइफ में तो क्या मतलब लाइफ का? तो ये लोग बोलते हैं वो भी बात है। ये लोग टॉर्च लेके तो आए थे, इनको लग रहा था कि फैक्ट्री में पता नहीं लाइट जलती होगी नहीं जलती होगी, पता नहीं क्या होगा। ये लोग टॉर्च के सहारे फैक्ट्री के अंदर एंटर कर गए। एकदम ही पुरानी सी जंग लगी हुई मशीनें दिखाई दे रही है, अजीब सा वाइब वहाँ पे क्रिएट होके पड़ा है। ये लोग एक मशीनों वाले जगह पे पहुँच जाते हैं, जो मशीनें बहुत ही बड़ी बड़ी हैं, देख के लग रहा है कि शायद यहाँ पर स्टील फैक्ट्री, तो यहाँ पे स्टीलें बनती हुई कुछ तो होता होगा यहाँ पर, ऐसा देख के समझ में आ रहा है। ढूंढते 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 एक ये लोग कमरे के अंदर जाते हैं।
कमरे के अंदर जाते हैं। वो कमरा देख के इनको ऑफिस टाइप समझ में आ रहा था, ये किसी की ऑफिस होगी, यहाँ पर कोई कभी काम करता होगा। वो ऑफिस में जाते हैं, बटन को चालू बंद देखते हैं, कोई तो बिजली कनेक्शन है क्या, चालू रख होगा, देखते हैं तो एक बटन चालू करते हैं, लाइट जल जाती है। इनके लिए शॉकिंग था कि यहाँ पर अभी भी बिजली है, यहाँ पर अभी भी लाइट जल रही है, यहाँ पे तो कोई काम भी नहीं करते, यहाँ पे तो कोई रहता भी नहीं है। लेकिन खैर, इनको क्या करना है, ये अपना मस्त वीडियो बना रहे हैं उस रूम का, उस ऑफिस का, और मस्त चीज़ें देख रहे हैं। फाइलें पड़ी हुई है, बहुत सारी टूटी फूटी मशीनों के टुकड़े पड़े हुए हैं, चीज़ें पड़ी हुई है, देख रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। तभी अचानक से उस कमरे के बाहर से, जहाँ पर मशीनें थी, उस तरफ से मशीनों के ज़ोर ज़ोर से चलने की आवाज़ सुनाई देने लगती है। ये रात के लगभग 1:30 बजे का टाइम हो रहा था। मशीनें जोर से टट करके चलने लगती है ज़ोर ज़ोर से। ये शॉक्ड, क्योंकि इन्होंने सुने थे कि रात के टाइम में यहाँ पर मशीनें चलती हैं, क्योंकि यहाँ पर भूत प्रेत होते हैं जो मशीनों को चलाते हैं, अपना काम करते हैं। जो अंकित था वो डरते हुए बोलता है, भाई वो मशीनें देख के लग नहीं रही थी, इतनी जंग लगी हुई मशीनें कि यहाँ पर कोई चला सकता है, मशीन अपने आप कैसे चल सकती है यार, कोई आ तो नहीं गया है, कोई आया होगा पकड़ेगा तो बहुत गंदा मारेगा। संजय बोलता है, तुझे लगता है कि भूतिया जगह पर कोई इंसान आ सकता है, हमारे जैसे चुल वाले ना इंसान हो तो, अपन को चुल है तभी तो यहाँ भूत प्रेत देखने आए ना। तो नील बोलते हैं, हाँ यार वो भी बात है, समझ में नहीं आ रहा है यार। तो संजय बोलता है, अगर सचमुच में यहाँ पर कोई भूत उत है तो अपन उनको मस्त कैप्चर कर सकते हैं अपने कैमरे में। चलते हैं अपन बाहर और देखते हैं मशीनों की तरफ। ये लोग उस कमरे से बाहर निकलने वाले होते ही ये कि धड़ाम से दरवाज़ा लग जाता है, कमरे का दरवाज़ा धड़ाम से लग जाता है। ये दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगते हैं, ना हवा थी, ना कुछ था, ना आंधी थी, अपने आप दरवाज़ा कैसे लग गया इतने ज़ोर से। वो भी बहुत खोलने की कोशिश कर रहे हैं, पीटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दरवाज़ा नहीं खोल पा रहे हैं। बाहर से ज़ोर ज़ोर से मशीनों के चलने की आवाज़ सुनाई दे रही है, ज़ोर ज़ोर से किसी के चीखने की, चिल्लाने की, दर्द में बिलखने की ऐसी ऐसी आवाज़ सुनाई दे रही है। ये जो थे बहुत धक्का मारते, मोबाइल वोबाइल रख दिए जेब में, टेंशन इतनी हो गई ये समझ में नहीं आ रहा बाहर कैसे निकलेंगे। ये लोग दरवाज़ा बहुत पीटते हैं, धक्का मारते हैं, दरवाज़ा टूट जाता है। पुराना सा दरवाज़ा था, इतने सालों पुराना, टूट जाता है। और जैसे ही बाहर निकलते हैं, मशीनों की तरफ देखते हैं तो क्या पाते हैं, मशीन जो चल रही है, उन मशीन के अंदर 1-2 इंसान ऐसे अजीबोगरीब तरह से कुचल रहे हैं, अजीबोगरीब तरह से उनकी पूरी शरीर मशीन में वो बन रही, पिस रही है, ऐसे दिखाई देता है। और 3-4 लोग जो है वो अजीब सा चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, उनके पूरे शरीर में कहीं रॉड घुसा हुआ है, कहीं मशीनें घुसी हुई है, कहीं कुछ घुसा हुआ है, और अजीब सा चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बिलख रहे हैं। ये लोग उनको ध्यान से देखते हैं, जब उनके पैर, उनके कद काटे, उनकी शक्ल की तरफ, तो समझ जाते हैं कि ये इंसान नहीं है, क्योंकि उनके नीचे का पैर का हिस्सा था ही नहीं, किसी का भी नहीं था, और अजीब से उनके अंदर मशीनें घुसी हुई है। ये इतने ज़ोर से घबराते हैं। संजय बोलता है, भाई भागो, नहीं भागोगे नहीं बच पाओगे, भागो। ये लोग वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन भाग ही नहीं पा रहे हैं। इनके सामने वो जो अजीबोगरीब दिखने वाले इंसान है, कभी कोई सामने एक आ रहा है, कभी दूसरा सामने आ रहा है, ऐसे बहुत सामने आ रहा है, बहुत भागने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग जोर जोर से बजरंगबली का नाम चिल्लाने लगते हैं, चिल्लाते एक टूटा फूटा सा छोटा सा ऐसा निकलने का रास्ता था, उस रास्ते से झुक के बाहर भागते अपने बाइक पे चढ़ते हैं। अभी भी उस फैक्ट्री के अंदर से मशीनों के चलने की आवाज़ सुनाई दे रही थी, लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। ये लोग अपने बाइक पे बैठ के बिना कुछ सोचे समझे, बिना पीछे मुड़े देखे अपने घर भागते हैं। घर भाग के आते हैं, उसके बाद इनकी जो हालत ख़राब होती है, पूरा शरीर गर्म हो गया है, अजीब से टेंशन में बुखार आ गया है, अजीब सा कांप रहे हैं, थर। संजय के घर में ही दोनों हैं और बोल रहे हैं, भाई कुछ हो तो नहीं जाएगा, हमने उन शैतानों को, भूतों को देख लिया, हमारे साथ कुछ हो तो नहीं जाएगा। संजय बोलता है, कुछ नहीं होगा यार, कल मंदिर चलने कुछ नहीं होगा। लेकिन पूरी रात बैठे बैठे निकाल देते हैं। दूसरे दिन इतना बुखार रहता है, इतना बुखार आता है कि ये लोग अपने बेड से नहीं उठ पा रहे हैं। हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। 1 हफ्ते तक तीनों को स्लाइंग लगी है, इतना ज़्यादा बुखार, इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब। उसके बाद जब ठीक होके आते हैं, मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन उस रात को
अभी तक नहीं भूल पाए हैं। पूरे 1 साल हो गए हैं कि हम क्यों गए थे उस फैक्ट्री में और हमने कितना बुरा कुछ एक्सपीरियंस कर लिया है। भूल सकते भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर इनकी लिटरली वो नियर टू मौत एक्सपीरियंस हुआ है इनको। अगर फंस गए होते ना खतरनाक वाले चंगुल में, जो बचे हैं जरा सा, तो बिल्कुल भी नहीं बच पा। ये जो घटना घटी थी ना, फ़िज़ा और इरफान नाम के इस कपल के साथ घटी थी, जो कि नई नई शादी उनकी हुई थी लखनऊ में। और उसके बाद जो फ़िज़ा थी अपने पति इरफान से क्या बोलती है कि हमें कहीं घूमने जाना चाहिए, मेरा बहुत टाइम से मन है, मुझे जयपुर देखना है, जयपुर के पिंक सिटी देखना है, मुझे आगरा का ताजमहल भी देखना है, मुझे दिल्ली भी घूमना है, दिल्ली में कभी घूमी नहीं हूँ। बहुत एक्साइटमेंट, बहुत सारी जगहों के बारे में ऐसा बता देती है, 3-4 जगहों के बारे में। तो इरफान उस बोलते हैं फ़िज़ा को कि ठीक है चल लेंगे, लेकिन अभी कुछ टाइम के लिए तो 2-3 जगह ही जा पाएंगे, एक साथ निकलेंगे बहुत सारी जगहों के लिए तो कंफर्टेबल नहीं होगा, हर जगह का पानी चेंज होगा, तबीयत भी ख़राब हो सकती है। तो अभी हम फ़िलहाल 2-3 जगह ही चलते हैं, बताओ सबसे पहले तुमको कहाँ जाना है। तो फ़िज़ा बोलती है सबसे पहले हमें दिल्ली जाना चाहिए, दिल्ली में जाना है और वहाँ शॉपिंग करना है और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं घूमने वाली, इंडिया गेट है, सब कुछ चीज़ें हैं, तो वहाँ चलते हैं। तो इरफान और फ़िज़ा दोनों अपने घर से पैकिंग करते हैं, टिकट कराते हैं और उसके बाद मस्त अपने लखनऊ से ट्रेन में बैठते हैं और दिल्ली पहुँच जाते हैं। दिल्ली पहुंचते हैं, वहाँ पर एक होटल में कमरा लेते हैं और सामान वामान सब वहाँ पर रखते हैं और उसके बाद ये लोग दिल्ली घूमना स्टार्ट कर देते हैं। हर मार्केट घूम रहे हैं, चांदनी चौक की तरफ गए हैं, जितने भी मार्केट शॉपिंग वाली जगह हैं सब घूम रहे हैं, इंडिया गेट चले गए, जितनी भी जगह हैं सब जगह जा घूम घूम के आ गए। फेमस जगह है जितनी भी है, जितनी दरगाह है सब जगह घूम के आ गए। उसके बाद जो फ़िज़ा थी वो बोली थी कि हम लोग चलेंगे जयपुर, जितने दिन में दिल्ली हम लोग अपना कवर कर ले, 2-3 दिन दिल्ली में रहने वाले थे, 2-3 दिन लोग दिल्ली में अच्छे से घूम लिए। उसके बाद ये लोग जो टिकट थी इनकी ट्रेन की, वो ट्रेन से ये लोग पहुंच जाते हैं जयपुर। जयपुर ये लोग थोड़ा सा आउटर इलाके में एक होटल रूम लेके रहना चालू कर देते हैं और आसपास की जो भी जगहें हैं वहाँ पर घूमना चालू कर देते हैं। मस्त घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, वहाँ की भी कल्चर के बारे में जान रहे हैं, वहाँ की चीज़ों को देख रहे हैं, बहुत दोनों एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। एक दिन ऐसे एंजॉय करते करते दूसरा दिन जो था, उस दिन क्या बोलती है फ़िज़ा कि अपन ना थोड़ा लेट चलते हैं शाम को, जो जयपुर की पिंक सिटी है वो रात के टाइम में अलग ही दिखाई देती है, तो थोड़ा अपन शाम को लेट चलते हैं और थोड़ा रुक के आएंगे, मज़ा आएगा, एंजॉय करके आते हैं। ये लोग ना वहाँ पर घूमने के लिए एक टैक्सी ड्राइवर को ऐसे रखे हुए थे कि उसके साथ ही उसके टैक्सी में ही हर जगह घूम रहे थे, बुक करके रखे हुए थे वहाँ पर। तो वो ड्राइवर को बोलते हैं, फ़ोन करते हैं, वो ड्राइवर आता है, ये लोग अपने होटल रूम से निकलते हैं और पिंक सिटी पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँचते हैं लगभग रात के 8 साढ़े 8 बजे तक वहाँ पहुँच गए थे। मस्त घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। वहाँ की सारी चीज़ें देख के फ़िज़ा बहुत ज़्यादा खुश हो रही है, उसको बहुत टाइम से वो जगह देखना था और अब फाइनली देख पा रही है। जो ड्राइवर था वो इनको क्या बोलता है कि आप लोग ना यहाँ पर घूमो फिरो, यहाँ की फ़ेमस डिशेज़ जो है, यहाँ की फ़ेमस चीज़ें हैं वो सब खाओ, तब तक मैं थोड़ा सा राउंड मार के आता हूँ, मेरा एक दोस्त बुला रहा है, उससे मिल के आता हूँ। जो ड्राइवर था वो टैक्सी लेके चला जाता है। ये लोग घूमते फिरते, फ़ोटोज़ निकालते और टाइम पास करते करते इनको टाइम ही नहीं पता ही चलता है कितना टाइम बीत गया। वहाँ के फेमस डिशेस खा रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं। लगभग रात के 11 साढ़े 11 का टाइम हो गया सब कुछ करते करते। ऑलमोस्ट सब कुछ, बहुत सारे लोग वहाँ से जा चुके थे। अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम इनको वहाँ पर हो गया है। अब ये टेंशन में, फ़िज़ा के जो पति हैं इरफान, वो टेंशन में कि यार क्या करेंगे अब हम, उसको ड्राइवर को फ़ोन नहीं लग रहा है। फ़िज़ा बोलती है आप वापस से ट्राई करो। बहुत 5-6 बार ट्राई करने के बाद ड्राइवर को फ़ोन लगता है, लेकिन ड्राइवर फ़ोन उठाते से क्या बोल देता है कि सॉरी मैं नहीं आ पाऊँगा, मैं बहुत लेट हो गया है, मैं कल सुबह आऊँगा, आप वहीं बैठो सुबह तक। इनका दिमाग खराब कि ऐसा कैसे बोल सकता है, किसी का भी पैसे दिए हैं, सब कुछ है, ऐसे कैसे बोल सकता है कि सुबह आओ। मतलब हम रात भर यहीं पे बैठे रहेंगे, हमने होटल रूम प्रॉपर बुक करके रखे हैं, सब कुछ करके रखे हैं, वहाँ पे वैसे ही वेस्ट हो जाए और हम यहाँ पे रात भर
ऐसे रोड पे बैठे रहे, खड़े रहे, इधर घूमे, क्या करेंगे घूम के रात भर। जो फिज़ा थी वो बोलती है एक काम करते हैं, अपन दूसरा कोई रिक्शा ढूंढते हैं और फिर अपन अपने होटल पे चलते हैं। तो इरफान और फिज़ा दोनों मिलके रिक्शा उक्सा ढूंढना चालू करते हैं। बहुत सारे ऑटो ढूंढ रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है, बहुत लोग मना कर दे रहे हैं जाने के लिए। ये लोग ढूंढते 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 काफ़ी ये लोग पिंक सिटी से बाहर एरिया में निकल जाते हैं। काफ़ी बाहर निकलते हैं, सुनसान रोड की तरफ आ जाते हैं। वहाँ पर भी बहुत सारे ऑटो वाले रुकते तो हैं लेकिन मना कर देते हैं उनके लोकेशन पे जाने के लिए। उनका लोकेशन थोड़ा सा आउटर एरिया में था, इसीलिए सब उनको मना कर रहे थे। लेकिन तभी उनको दूर से एक ऑटो वाला आता हुआ दिखाई देता है, जिसके ऑटो में पिंक सी अलग सी लाइट जल रही थी चमचमाती हुई। वो आता हुआ दिखाई देता है, ये लोग हाथ दिखाते उसको रोकने की कोशिश करते हैं। वो इनके सामने आता है और रोक देता है ऑटो। इरफान बोलते हैं कि क्या चलोगे तुम इस लोकेशन पे, हमको इस लोकेशन पे जाना है। वो जो ड्राइवर था वो मुंह नीचे किया हुआ था, कुछ नहीं बोल रहा था। फिज़ा बोलती है भैया बोलो चलोगे आप, हमको लेट हो रहा है बहुत ज़्यादा, लगभग 12 साढ़े 12 का टाइम हो गया है, इस टाइम पे कोई ऑटो भी नहीं मिल रही है, चलोगे क्या। वो जो ड्राइवर था बोलता है कहाँ जाना है तुमको, ऐसी भारी सी आवाज़ में। उसकी उम्र भी लगभग 50-55 साल करीब होगी। तो इनको लगता है कि बहुत लोग की आवाज़ भारी होती है ना उस उम्र में, तो हो सकता होगी। तो इरफान बोलते हैं कि हमको इस लोकेशन पर जाना है। वो बोलता है बैठो, अच्छे से पहुंचा दूंगा। ये लोग सोचते हैं कि ठीक है, अच्छे से कोई भी पहुंचाता है, इसमें इतना वैसा वियर्ड तरह से बोलने की क्या ज़रूरत है, अच्छे से पहुंचा दूंगा। ये लोग ऑटो में बैठ जाते हैं। वो जो ड्राइवर था वो ऑटो चलाना चालू कर दिया, एकदम वियर्ड तरह से, ऐसे अकड़ा अकड़ा पूरा ऑटो चला रहा है। वो अकड़े अकड़े चलाते ये इनको कुछ अलग एरिया में लेके जाने लगता है, बिल्कुल डिफरेंट। हाँ, ऐसा इनको लगता है कि शायद हो सकता है शॉर्टकट इसको पता होगा, हमको जल्दी छोड़ना होगा, इसीलिए शॉर्टकट से लेके जा रहा होगा। ये एरिया थोड़ा आउटर एरिया था। ये चलाते ऑटो एकदम स्पीड बढ़ा देता है। इरफान बोलते अरे भाई थोड़ा स्पीड थोड़ा कम कर लो, इतनी स्पीड में क्यों चला रहे हो, डर लग रहा है हमको। वो कुछ नहीं बोल रहा है, एकदम स्पीड में चला रहा है एकदम स्पीड में। चलाते ये एक जंगली एरिया में घुसेड़ देता है। जंगली एरिया में लेके चला गया। ये लोग थोड़े घबराने लगते हैं, डरने लगते हैं। जो इरफान है वो अपने उसमें मोबाइल में कुछ लिखते हैं और उसको दिखाते हैं, फिज़ा को दिखाते हैं। उसमें लिखे हुए थे हमको यहाँ से जल्द निकलना होगा, शायद ये लुटेरा टाइप का आदमी है, हमको लूट लेगा या शायद हमको नुकसान पहुँचा सकता है। मैं बहाने से ऑटो रुकवाता हूँ और दोनों स्पीड में भागेंगे। ऐसा लिखा था इरफान ने मोबाइल में, जो कि फिज़ा को दिखाया। फिज़ा भी हाँ ऐसा मुंडे हिला देती है थोड़ा धीरे से। हाँ, ये उसी जंगल वाले एरिया में अचानक से इरफान उसको बोलते हैं ऑटो वाले को, भैया यहाँ पर साइड में ऑटो लगाना, मुझे ना थोड़ा सा जाना है, मुझे 1 नंबर जाना है, टॉयलेट आई है मुझे, इधर साइड में लगाना थोड़ा ऑटो। वो कुछ नहीं बोलता है, एकदम झटके में ब्रेक मारता है और ऑटो रोक देता है। इरफान उतरते हैं और जैसे इरफान उतरते हैं फिज़ा भी वैसे उतरती है। उतर के दोनों स्पीड में भागना चालू कर देते हैं। स्पीड में भाग रहे। वो जो भागे ना, उनको पीछे से अजीब सी चीखने की और दहाड़ने की आवाज़ सुनाई देती है। और जैसे पीछे मुड़ के देखते हैं तो क्या पाते हैं कि वो जो इंसान ऑटो में बैठा हुआ था वो अजीब सा हवा में दौड़ रहा है और उसकी शक्ल बहुत ही ज़्यादा भयानक दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा। ये दोनों भागना चालू करते हैं, बिना कुछ सोचे समझे भाग रहे। वो भी चीखते हुए घुर्राते हुए अजीब सी आवाज़ में इनके पीछे आ रहा है। दौड़ने की कदमों की अजीबोगरीब आवाज़ इनको सुनाई दे रही है। लेकिन ये लोग भागते थोड़ा शहरी इलाके में आ जाते हैं। शहरी इलाके में आते हैं जहाँ पे थोड़ी बहुत चहल पहल थी। वहाँ पे भागते एक ऑटो वाले के पास पहुँचते हैं और उससे पूछते हैं कि हमको इस लोकेशन में जाना है, प्लीज़ ज़्यादा पैसे ले लो लेकिन हमको छोड़ दो, हमको जल्द से जल्द पहुँचना है वहाँ पर। वो ऑटो वाला बोलता है नहीं ज़्यादा पैसे क्या ज़रूरत है, मैं छोड़ दूँगा, चलो आप, इतने रात में इसलिए तो खड़ा हूँ कि कोई सवारी आए। ये बैठाता है ऑटो वाला इनको दोनों को ऑटो में, और इनको थोड़ी सांस में सांस आती है कि हम बच गए, क्योंकि जो ऑटो वाला था पिछला
वो शायद इंसान नहीं था, तभी वो हवा में ऐसे तैर रहा था और इतने खौफनाक तरह से दिखाई दे रहा था। ये दोनों भागते हैं उस ऑटो में बैठ के और सीधा अपने होटल के बाहर उतरते हैं, अपने होटल रूम में जाते हैं। वहाँ पर एकदम ही ज़्यादा दोनों घबराए हुए हैं, दोनों की हालत ख़राब हो गई है कि ऐसा कैसे हो सकता है। दोनों कैसे कैसे पानी वानी पीते हैं और सोने की कोशिश करते हैं। नींद तो बहुत टाइम तक नहीं आती, 1-1.5 घंटे तक वेट करने के बाद तब जाके थोड़ी नींद आती है। नींद आ तो गई, लेकिन अचानक से नींद आए हुए कुछ टाइम हुआ ही होगा, 10-15 मिनट, दोनों की एक साथ चीख के आँख खुलती है। एक साथ चीख के उठते हैं। फिज़ा बोलती है क्या हुआ, आप क्यों चीख क्यों रहे हो आप? तो इरफान बोलते तुम क्यों चीख रही हो? तो ये बोलती है मैंने बहुत बहुत बुरा सपना देखा। मैंने सपने में देखा वो अजीब सा राक्षस जैसा दिखने वाला वो ऑटो वाला हमारे पीछे आ रहा है, हमें मारने की कोशिश कर रहा है और वो बोल रहा है तुम लोग नहीं बच पाओगे, तुम्हें जहाँ छोड़ना है मैं वहाँ छोड़ के रहूंगा, तुम दोनों को मार डालूंगा। ऐसा ऐसा बोल रहा था। वो अजीब सा बहुत गंदा दिखाई दे रहा था, मुझे बहुत घबराहट हो रही थी, हमें मारने की कोशिश कर रहा था। इरफान बोलते हैं कि ये सेम मेरे साथ भी सेम सपना दिखा, मैंने डिट्टो सेम दिखा। ऐसा कैसे हो सकता, दोनों सेम सपना कैसे देख सकते हैं? बोलती है फिज़ा मुझे कुछ नहीं पता, हमको यहाँ से निकलना चाहिए, बस हो गया, घूम तो लिए हैं वैसे भी, अब नहीं घूमना, हम कल निकल जाते हैं। ये लोग सुबह उठते हैं, नहाते धोते हैं, उसके बाद सुबह के 11 बजे इनकी ट्रेन एक पकड़ते हैं और वो ट्रेन लेके शाम के लगभग 7 बजे करीब ये लोग आगरा पहुंच जाते हैं। आगरा पहुंचते हैं और उसके बाद ये लोग होटल रूम ढूंढना चालू कर देते हैं। एक ऑटो वाले के ऑटो में बैठते हैं। वो ऑटो वाला इनको बोलता है, तसल्ली दिलाता है कि मैं बहुत अच्छे होटल में लेके जाऊंगा, आपको बहुत अच्छा होटल रूम दिलाऊंगा। ऐसे करते 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 एक अजीब से आउटर एरिया में दोनों को ऑटो वाला लेके पहुंच जाता है। और इन्होंने इमेजिन नहीं किया था कि इनको ऐसी जगह लेके आएगा। एकदम आउटर एरिया में लेके पहुंचा है और जिस होटल के बाहर ये ऑटो रोकता है वो होटल एकदम ही ज़्यादा पुराना, वीरान, अजीब सा खौफनाक क्रीपी वाइब दे रहा था। ये जो थी फिज़ा इनको बोलती है इस होटल में क्यों रहेंगे, हम कोई और होटल देखते हैं, हम चलते हैं, यहाँ पे नहीं रहेंगे। तो इरफान बोलते हैं हाँ चलते हैं। बोलता है ऑटो वाले को कि हम यहाँ नहीं रह पाएंगे, हम जा रहे हैं, हमको ऐसे बहुत गंदा दिखाई दे रहा है ये। ऑटो वाला बोलता है एक बार चलिए तो सही, कमरा तो देख लीजिए, अंदर से बहुत सुंदर है, बाहर से भले ही ऐसा दिखाई दे रहा है। इरफान बोलते हैं फिज़ा को कि ठीक है यार, चल के एक बार देख लेते हैं क्या करना है। फिज़ा बोलती है कि ठीक है चलो। तो फिर ये लोग वहाँ पर जाते हैं। रिसेप्शन पे एक आदमी बैठा हुआ था, वो आदमी एकदम खुश जाता है क्योंकि पूरे होटल रूम जितने भी थे सब खाली थे, कोई भी नहीं था वहाँ पर। लेके इनको ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे लेके जाता है। एक कमरे में जैसे ये लोग पहुँचते हैं, अजीब सी नेगेटिव वाइब वहाँ पे आ रही थी, अजीब सी, भयानक सा, बहुत अजीब महसूस हो रहा था। जो फिज़ा थी वो भी देखती है और इशारा कर देती है इरफान को कि नहीं रहना यहाँ पर। लेकिन वो इशारा करती है कि आप इनको लेके जाओ, मुझे बाथरूम यूज़ करना था। तो ये जो इरफान है वो उन दोनों को लेके नीचे जाते हैं कि बोलते हैं रिसेप्शन चलते हैं, बात करते हैं। रिसेप्शनिस्ट बोलता है कि चलो आप टोकन वोकन जो भी है पैसे से दे दो और रूम की चाबी ले लो। ये बोलता है चलो ठीक है, नीचे देखते हैं, बात करते हैं। इरफान और ऑटो वाला और रिसेप्शनिस्ट नीचे चले गए। फिज़ा जाती है बाथरूम में और बाथरूम यूज़ करके जैसे ही बाहर निकलती है वैसे ही अचानक से महसूस होता है उसके पीछे कोई ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा है। ऐसे बहुत ज़ोर से कोई सांस ले रहा है, जैसे कोई हाँफने का सांस लेता है, वैसे झटके में पीछे देखती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। लिटरली सांस लेने की आवाज़ महसूस हुई थी, एक ठंडापन, एक हवा अजीब सा महसूस हुआ था उसको पीछे उसके, लेकिन अभी वहाँ पर कोई नहीं था। वो भागना स्टार्ट करती है, सीढ़ी से उतरते हुए भाग रही। उसको ऐसा समझ में आता है कि पीछे से कोई तो बहुत ज़ोर से गरम ठंडा अजीब सी सांस ले रहा है और मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा है नाखून से। ऐसे वो भागते सीढ़ी से उतरते 4-5 सीढ़ी ऐसे कूद जाती है और जैसे 4-5 सीढ़ी ऐसे कूदती है ऐसे टॉप करके, वो नीचे गिरती है धड़ाम से, उसके पैर में मोच आ जाता है और वो चिल्लाती है, इरफान को बोलती है नहीं यहाँ नहीं रहना, यहाँ पे कुछ गड़बड़, हमको यहाँ चलना चाहिए, यहाँ नहीं रहना। जैसे ये बोलती है ना, ऑटो वाला जो था वो भाग जाता है, सुनते से भाग जाता है।
रिसेप्शनिस्ट बोलता है कि नहीं नहीं कुछ नहीं है यहाँ पे, आप यहाँ नीचे रह लो, नीचे वाले रूम में रह लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये बोलते हैं इरफान कि नहीं नहीं हम नहीं रहेंगे, हमको नहीं रहना यहाँ पर। ऑटो वाला भाग गया, लोग बाहर निकलते हैं, दूसरा ऑटो लेते हैं और उस ऑटो वालों को नहीं बोलते हैं कुछ, ये लोग खुद सर्च करते हैं होटल के बारे में और वहाँ पर जाते हैं और ये लोग एक रात वहाँ पर रहते हैं। दूसरे दिन सुबह जो भी आगरा के ताजमहल घूमना था, जो भी जगह घूमना था, वो सब कुछ कैंसिल करना पड़ता है। जो भी उम्मीदें थी फ़िज़ा के घूमने की वो सब ख़त्म हो जाती है। ये लोग अपने लखनऊ वापस आ जाते हैं क्योंकि उसके पैर में भी बहुत ज़्यादा सूजन हो गया था। उसे बहुत अजीबोगरीब सपने दिखाई दे रहे थे, अजीबोगरीब पता नहीं क्या क्या चीज़ें हो रही थी। बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी वो। घर पे पहुंचती है, घर वालों को पता चलता है, थोड़ा बहुत झाड़ फूँक करवाते हैं। उसके बाद जाके अभी वो ठीक है, उसके पति भी और वो दोनों ठीक है अभी। ये जो घटना घटी थी 2022 करीब घटी थी। वहाँ पे। और इस घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली है? इस पूरी की पूरी घटना की जानकारी खुद फ़िज़ा ने लिख के भेजी है। ये कहानी सचमुच में अपने आप में एक फिल्म थी। खैर अच्छा हुआ कि इस कहानी की जानकारी हमें मिल गई, एक सबको सीख जो मिल जाएगी। मुकेश मिल्स, जो लोग हमारे रेगुलरली वीडियो देखते हैं, जिन लोगों को भूतिया जगहों के बारे में जानकारी है, उनको ये पता होगा कि कितना ज्यादा हॉन्टेड जगह है। मुकेश मिल्स एक जमाने में एक नॉर्मल फैक्ट्री हुआ करती थी, लेकिन एक दिन वहां पर बड़ी खतरनाक दुर्घटना हो गई, जिस दुर्घटना की चपेट में आकर ना जाने कितने सैकड़ों लोग ऑन द स्पॉट एक साथ वहां पर मर गए थे। कहा जाता है कि उसके बाद से उन सभी की सभी आत्मा वहां पर कैद हो गई, ट्रैप हो गई, वहां से कभी निकली नहीं। उन आत्माओं की वजह से वो पूरा का पूरा मील हॉन्टेड हो गया और फिर वापस से कभी ठीक तरीके से रिज्यूम नहीं हो पाया। आज वो खंडर है। इस वजह से वहां पर बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेस की नजर पड़ती है, वो लोग शूटिंग करने के लिए पहुंच जाते हैं। तो भाई ऐसे ही आहट वाले शूटिंग करने के लिए वहां पर पहुंचे और उनके साथ एक विचित्र सी भूतिया घटना घटी। क्या घटना घटी, आइए जिया की जुबानी जानते फुल डिटेल में। जैसा कि तुमने बताया कि ऐसी चीज़ें जब शूट होती है तो भूतिया एक्टिविटी हो जाती है और भूत प्रेत अट्रैक्ट होते हैं। तो ऐसा ही होने वाला था अनिकेत नाम के लड़के के साथ, जिसको बिल्कुल भी कुछ भी आइडिया नहीं था कि मैं वैसी जगह पे पहुंचूंगा और मेरे साथ इतनी ज़्यादा खौफनाक घटना घट जाएगी। सबसे पहले हम लोग को अनिकेत के बारे में जानना चाहिए। जो अनिकेत है वो एक नॉर्मल सा छोटा मोटा फिल्म में काम करने वाला नॉर्मल सा लड़का, जैसा कि मतलब एडी का काम होता है। जैसे डायरेक्टर बनने से पहले जो लोग रहते हैं, लड़के या लड़की, सबसे पहले मतलब असिस्टेंट डायरेक्टर वाला काम करते हैं, एडी का काम करते हैं। तो जो अपना अनिकेत था उसने 1-2 डेली शो में एडी का काम किया था, लेकिन वो जो डेली शो उसने किया था वो बहुत ही कम टाइम के लिए थे और वो जल्दी ही बंद हो जाते हैं। एक फ्लॉप होने की वजह से बंद होता है और एक जो था उसमें कुछ तो प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से वो भी बंद हो जाता है। अब बेचारा ये अपने घर पे बैठ गया था। इसके पास ज़्यादा कुछ काम था ही नहीं, ना ही इसके पास कोई शूटिंग आ रही है जिसमें वो एडी का काम करे, ना ही कोई सीरियल में, ना ही कोई फिल्म में। तो उस टाइम पे इजी कम हुआ करता था कि फिल्म में एडी का काम करने का थोड़ी ज़्यादा पहचान होती थी। तो फिर ये और भी सीरियल्स में ट्राई करने लगता है, अपना जो भी है चीज़ें अपना भेजने लगता है कि मुझे काम चाहिए। बहुत सारे लोगों से बात करता है जिनके साथ काम किया था। उनमें से ही एक जो डायरेक्टर थे उनसे उसकी अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। वो डायरेक्टर बताते हैं कि मेरे पहचान में एक डायरेक्टर है जो कि आहट की शूटिंग करते हैं, जो आहट सीरियल आता है उसकी शूटिंग करते हैं। तो मैं तुम्हें उनका एड्रेस देता हूँ, वहाँ पर जाओ, उनसे मिलो, तो शायद तुम्हें वो एडी का काम दे देंगे। ऐसा ही होता है। अनिकेत एड्रेस लेता है अपने जो फ्रेंड डायरेक्टर थे उनसे और वो आहट वाले डायरेक्टर से मिलने चला जाता है। उनसे मिलने जाता है, एक उनके घर के पास ही छोटा सा ऑफिस था, वहाँ पे मिलने जाता है। वहाँ पे मिलता है, उनसे बातचीत होती है। वो बोलते हैं कि ठीक है, मैं मतलब तुम्हें एडी का काम दे रहा हूँ, अभी कुछ टाइम में ही, यानी कि कुछ दिनों के अंदर ही आहट की शूटिंग चालू होने वाली है। तो वहाँ पर सेट पे तुम चलना और अच्छे से काम संभालना। अगर तुमने सब कुछ अच्छे से संभाल लिया तो और भी शूट्स होंगे साथ में, तो मैं तुमको अपने साथ रख सकता हूँ। ऐसा होता है, बहुत सारे डायरेक्टर होते हैं जो अपना एक एडी फिक्स कर लेते हैं कि हमको इनके साथ ही काम करना है। कोई भी प्रोडक्शन हो हम उनसे बात कर लेंगे और कोई भी शो कर रहे हैं तो हम इनको अपने साथ रख लेंगे, ऐसा वाला होता है। और अनिकेत अच्छा नेचर का लड़का था, अच्छे से बातचीत करना सब कुछ उसको आता था। तो वो डायरेक्टर की बात समझता है और उसके बाद उनके कांटेक्ट में रहने लगता है। और फाइनली वो दिन आ जाता है जब आहट की शूटिंग चालू हो जाती है। जो आहट की शूटिंग चालू हुई थी ना,
थोड़े बहुत सीन और थोड़ी बहुत चीज़ें मलाड के मड वाले एरिया में शूटिंग चालू हुई थी, वहाँ पे हुई थी। उसके बाद 1-2 दिन वहाँ पे शूट हो जाता है। उसके बाद अचानक से इसको क्या झटका मिलता है कि जो बाकी की शूटिंग है वो मुकेश मिल में होने वाली है। और मुकेश मिल के बारे में इसको बहुत अच्छे से पता था। अब था तो इंडस्ट्री का लड़का ही, उसने बहुत सारे सीरियल्स, बहुत सारे उसने फिल्मों के बारे में सुना था कि वहाँ पर जो शूट करते हैं उनके साथ कुछ ना कुछ भूतिया घटनाएं घट जाती हैं। तो इसको अब अंदर अंदर लगने लगा था डर। ये अपने डायरेक्टर सर से बोलता भी है कि सर हम मुकेश मिल में शूट कर रहे हैं, वहाँ पे तो बहुत भूतिया एक्टिविटी होती है। मैंने सुना हो कि वहाँ पर कोई भी शूटिंग करने जाता है तो एक्सपीरियंस करके ही आता है, उसके साथ कुछ ना कुछ बुरी हरकत हो ही जाती है। तो डायरेक्टर सर बोलते हैं कि इतना तुम मत सोचो, हमने एक बार और सोचे थे मुकेश मिल में करने के लिए लेकिन हम कर नहीं पाए हैं, तो इस बार हमको मौका मिल रहा है और वो सुना है कि बहुत अच्छी जगह है, एकदम शांत जगह है, तो वहाँ पर तो करेंगे ही, बहुत मज़ा आएगा। ये बोलता है लेकिन सर वो तो भूतिया है ना। सर बोलते हैं भूतिया होते कुछ नहीं होता, भूतिया चीज़ें हम बनाते हैं। आहट से बड़ा भूतिया कुछ हो सकता है क्या? हम बनाते हैं आहट और कितना लोग डरते हैं वो सीरियल अपना देख के। तो मजाक में सर उड़ा देते हैं सारी चीज़ें, सारी बातें। लेकिन अनिकेत कोई भी चीज़ मजाक में नहीं ले रहा था, उसे अंदर से बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। लेकिन कर भी क्या सकता है, पैकिंग होती है और उसके बाद दूसरे दिन ही निकल जाते हैं मुकेश मिल जाने के लिए। वहाँ पर पहुँचते हैं और वहाँ पर पहुँचने के बाद वहाँ पर सबको रूम मिले। जो एक्टर थे उनको रूम तो सेपरेट मिले थे, लेकिन जो एडी थे वो और ड्रेस वाले, इन लोगों को एक ही रूम मिला जिसमें साथ में रहने वाले थे। इनको रूम मिलता है, अपना पूरा सामान वामान वहाँ पे रखते हैं। और इनका शूट जिस दिन पहुँचे थे उसी दिन शाम के टाइम में लगने वाला था, जो इनका सीन लगने वाला था रात के टाइम में लगने वाला था। तो इसको थोड़ा सा और डर लगने लगता है कि यार रात के टाइम में क्यों शूट कर रहे हैं। लेकिन तभी उसके दिमाग में ये भी आता है कि ये तो भूतिया सीरियल है, रात में शूट नहीं करेंगे, दिन में थोड़ी करेंगे। और उस टाइम पे उस ज़माने में आहट हो, अनहोनी हो, कोई भी सीरियल हो, फेयर फाइल हो, रात में ज़्यादा शूट करते थे कि वैसी वाली डरावनी वाइब क्रिएट हो। तो ऐसा यहाँ पर भी होने वाला था। वो थोड़ा फ्रेश होता है और देखते ही देखते शाम का टाइम हो जाता है। शाम के लगभग 8 साढ़े 8 बजे का टाइम हो जाता है। उस टाइम पे कैमरा सब कुछ अपने जगह पे जाता है और उसके बाद अब बारी आती है एक्टर्स को बुलाने की। ये था एडी असिस्टेंट डायरेक्टर, तो यही जाता है जो एक्टर्स थे, एक औरत थी एक्टर में, एक आदमी थे, उनके साथ ही सीन लगने वाला था। उन लोगों को बुलाने के लिए उनके कमरे में जाता है और उनको बुला के लाता है। और जैसे ही सीन इनका लगने वाला था, एक कमरे में लोग मौजूद थे। उस कमरे में पूरी तरह से सन्नाटा अंधेरा फैला हुआ है। इनका कैमरा लगा हुआ है, लाइट लगी हुई है, एक्टर्स खड़े हैं, सब कुछ प्रॉपर सेटअप वहाँ पे होके रखा है। और जैसे ही अभी डायरेक्टर रोलिंग करने ही वाला था, वैसे ही अचानक से जो एक्टर, फीमेल एक्टर खड़ी थी ना, उनके पीछे एक बड़ी सी पेंटिंग लगी थी, वो जोर से गिरती है और गिर के टूट जाती है। और जैसे ही पीछे की पेंटिंग गिरती है, सबका फोकस कैमरे रोलिंग से हट के उस पेंटिंग की तरफ जाता है। देखते हैं कि वो बड़ी सी पेंटिंग थी जो गिर के वहाँ पे चकनाचूर हो गई है। ये जो फीमेल एक्टर थी थोड़ी सी घबरा जाती है, बोलती है सर अभी सीन लगने से पहले ही भूतिया कांड होने लगा क्या? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। डायरेक्टर सर बोलते हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हवा चल रही होगी इसलिए वो पेंटिंग ढंग से नहीं लगी, वो गिर गई होगी टूट के, इतना मत सोचो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। वापस से रोलिंग करते हैं और जैसे ही एक्शन ऐसा बोलते ही है, अचानक से वो जो मेल एक्टर जो डायलॉग बोलने वाला था, सिर्फ एक वर्ड उसके मुंह से निकलता है और उसके बाद जो बाकी डायलॉग्स बोल रहा है ना, वो मुंह तो चला रहा है लेकिन उसकी आवाज़ बाहर नहीं आ रही है मुंह से। जैसे कि डायलॉग्स कुछ बोल रहा है, ऐसे उसका मुंह चल रहा है लेकिन आवाज़ बाहर नहीं आ रही है। और जोर से अपना गला दबा रहा है, आवाज़ निकालने की कोशिश कर रहा है लेकिन आवाज़ नहीं निकाल पा रहे। तभी अचानक से उसके नाक से ज़ोर ज़ोर से खून बहना चालू हो जाता है। बहुत ही स्पीड में एकदम उसके नाक से खून बहने लगता है और चीखने की कोशिश करता है, चीखने की निकालने की आवाज़ निकल क्यों रही है, कोई सुन क्यों नहीं पा रहा है। तभी अचानक से उसके गले में ऐसा खांसी जैसा आता है और खांसता है तो उसके मुंह से भी लिटरली खून निकलता है। और जैसे ही ये मंजर डायरेक्टर सर, ये अपना जो अनिकेत एडी है, ये स्पोर्ट बॉय, लाइट मैन, एक्टर्स जितने लोग थे, जितने लोग देखते हैं,
सबकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। अब मुंह से खून निकला, नाक से खून निकला, तो उसको तो भाई थोड़ा तो आराम करने के लिए छोड़ेंगे। उसको रूम में ले जाते हैं, पानी वानी पिलाते हैं, उसको शांत कराते हैं, बोलते हैं एक काम करो, तुम अपने कमरे में थोड़ा आराम करो, तब तक जो फीमेल एक्टर है हम उनका सीन लगा देते हैं, उनके साथ थोड़ा शूटिंग कर लेते हैं, उसके बाद फिर तुमको ले आएंगे। ऐसा ही होता है। जो फीमेल एक्टर थी उनका सीन लगता है और वो डायलॉग्स बोलती भी है, और उनका पूरा जो एक पेज का डायलॉग था उनका वहाँ पर ख़त्म हो जाता है। वापस से चेक करने के लिए डायरेक्टर वो कैमरा निकालता है, प्ले करता है कि चेक करते हैं कि आवाज़ ढंग से आई है कि नहीं, सब कुछ ढंग से हुआ है कि नहीं। तो क्या पाते हैं, वो बोल तो रही है, एक्टिंग भी कर रही है, लेकिन आवाज़ ही रिकॉर्ड नहीं हुआ है। वापस से फीमेल एक्टर को वापस सीन लगाना पड़ता है, वापस से रोलिंग होती है, एक्शन होता है। और जैसे ही वो सीन अपने डायलॉग से स्टार्ट करती है, वैसे ही जोर से उसके गाल पे, फीमेल एक्टर गाल पे चमाटा पड़ता है और वहीं पे धड़ाम से गिर जाती है। ये सबके लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। अब डायरेक्टर सर भी डर जाते हैं कि ये इतनी अच्छी एक्टर तो नहीं है कि हमको आवाज़ भी लिटरली आई, किसी ने ज़ोर से मारा है, और इतनी अच्छी एक्टर भी नहीं है कि ऐसे एक्टिंग करेगी ज़ोर से सब नाच के गिरेगी वहाँ पे। अब शूटिंग वूटिंग सब कुछ थोड़े टाइम के लिए होल्ड करते हैं, और उसके बाद ये जो फीमेल एक्टर थी इतनी ज़्यादा घबरा गई थी, उनको कमरे में लेके जाते हैं डायरेक्टर, सब लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं, और 1-2 घंटे तक शूटिंग वहाँ पे रोक दी जाती है। लेकिन बजट लग गया है, कैमरा भी आ गया है, पूरा क्रू आ गया, वहाँ पे शूटिंग तो करनी ही है, नहीं करें तो प्रोडक्शन पूरा इनके ऊपर चढ़ नहीं जाएगा कि पैसा लगाया तुमने शूटिंग नहीं किया। वापस से आधी रात के टाइम में वापस से ये लोग शूटिंग स्टार्ट करते हैं। लेकिन जितनी बार ये लोग शूटिंग स्टार्ट कर रहे हैं, जितनी बार रोलिंग कर रहे हैं, जितनी बार एक्शन कर रहे हैं, इनकी आवाज़ रिकॉर्ड ही नहीं हो रही है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अब ये लोग हार पछताते हैं और सोचते हैं कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पर शूटिंग हो ही नहीं पाएगी, कुछ तो यहाँ पे नेगेटिविटी लग गई है, कुछ तो प्रॉब्लम हो गई है। सब लोग रात के टाइम में अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। अनिकेत भी अपने कमरे में सोने के लिए चले जाता है। लगभग आधी रात का टाइम हो रहा होगा, लगभग 2 बजे का टाइम हो रहा होगा। अनिकेत आराम से अपने बेड पे सो रहा था, अपने बेड पे से लेटा हुआ सोया हुआ है, लगभग उसकी आंख लग गई है, ऐसा लग रहा है कि वो नींद में जाने ही वाला है कि अचानक से उसे महसूस होता है कोई उसको ऐसे ऐसे सहला रहा है, ऐसे ऐसे सहलाते उसके गले पे किसी का हाथ आता है और उसका गला कोई जोर जोर से दबाने लगता है। और जैसे उसका गला दबता है उसकी सांस बहुत बुरी तरह से अटक जाती है, उसको लगता है कि मेरी सांस खत्म ही होने वाली, मरने ही वाला हूँ। जोर से जय बजरंगबली चिल्लाता है और अपने होश में आता है। उस कमरे में ड्रेस दादा भी सो रहे थे। वो उठ के उसके पास झटके से आते हैं, उसके पास बोलते कि क्या हुआ निकेत, तुम ऐसा चिल्लाए क्यों, क्या हो गया। वो ड्रेस दादा को सारी चीज़ बता देता है। ड्रेस दादा बोलते हैं कि मुझे तो पता ही था, उससे उम्र में ज़्यादा थे, अंकल जैसे थे उसके। बोलते बेटा मुझे पता था, और मैं यहाँ पर 1-2 बार और शूटिंग करने आया हूँ, और मेरे साथ भी ऐसी ही खौफनाक घटना कई बार घट चुकी है। तो मुझे पता था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ भूतिया घटना किसी न किसी के साथ होगी, एक्टर लोग साथ भी हुई, और देखो तुम्हारे साथ भी हुई। अभी ये लोग बात कर ही रहे होते हैं, तभी अचानक से किसी के ज़ोर से चीखने की आवाज़ सुनाई देती है, और चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। ये दोनों भागते हुए बाहर निकलते हैं, और बाहर निकलते हैं तो जिधर से आवाज़ आई थी उधर जाते हैं तो क्या पाते हैं, ये मेल एक्टर के कमरे से आवाज़ आई थी। वो कमरे को खोला जाता है, क्योंकि अंदर से लॉक करके सोया था। कैसे कैसे पटक के उसको तोड़ के खोला जाता है, और अंदर पहुँचते तो क्या पाते हैं, जो मेल एक्टर है उसके मुंह और नाक से खून निकला हुआ है, और यहाँ पर कुछ काला सा निशान है, और वो वहाँ पर ख़त्म हो गया है। ऐसी घटना जब वो देखते हैं पूरी तरह से कांप जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता है, उनको लगता है ख़त्म हो ही गया है। अब उस टाइम पे क्या करें, जल्दी जल्दी गाड़ी वाड़ी सब निकालते हैं और हॉस्पिटल ढूंढना चालू करते हैं। हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, और पूरे 8-10 घंटे बाद डॉक्टर बोलते हैं कि थोड़ी थोड़ी हल्की सांस चल रही है, पूरा ऑक्सीजन उसका लेवल डाउन हो गया। लेकिन 8-10 घंटे बाद वो मेल एक्टर को थोड़ी सी सांस आती है। उसके बाद पूरे 2 साल तक वो मेल एक्टर कोमा में रहता है। तब जाके 2 साल बाद वो अचानक से चीख के उठता है और फिर ठीक होता है। बाप रे, मतलब इतना कुछ हो गया वहाँ पे।
सोचो, अब इसमें ना किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, ना ही इसमें यूनिट की गलती है, ना ही किसी चीज़ की गलती है। इसमें सिर्फ ऐसी सिचुएशन की गड़बड़ी है, हाँ क्योंकि भूत प्रेत तो कहीं पर भी आ सकते हैं, कोई जोर थोड़ी है, कोई रोक थोड़ी है। नेगेटिव एंटिटीज का क्या भरोसा, जहाँ पर उनका बहुत बार नाम लिया जाए, बार बार उन्हें याद किया जाए, उन्हें ऐसा लगता है कि हमें तो इनविटेशन मिल रहा है, हम पहुँच जाते हैं। और एक बार वो अगर उस जगह पर पहुँच गए तो फिर तो वहाँ पर जितने लोग हैं उनमें से किसी का ऑरा कमज़ोर है तो सब उस भूतिया एनर्जी के चंगुल में फंस जाएंगे, जैसे इस केस में हुआ। बाकी इस पूरी घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली है? ये पूरी की पूरी घटना की जानकारी अनिकेत जो है ना, उसका ही लड़का सौरभ ने लिख के भेजा है। चलो, अच्छा हुआ कि ये कहानी सौरभ ने हमें लिख भेजा। सभी लोगों को एक बहुत अच्छी सीख, एक बहुत ही अच्छा मनोरंजन मिला। तो इसी बात पे अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।